हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अभी तक जितनी क्लासेस हमने करी है उससे आप आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 16.3 कर सकते हो। वो अभी मैंने आपको नहीं करवाई है, वो मैं करवा दूंगा बाद में। बट पहले हम देखिए कुछ और टॉपिक ले लेते हैं परम्यूटेशन, और वो आपसे बन सकती है खुद से एक्सरसाइज 16.3। तो अब मैं नया टॉपिक इसमें एक लेके चल रहा हूँ, परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, आपको अब अरेंजमेंट करना होगा और आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी। किस तरीके की कंडीशंस गिवन होंगी देखिए, आइदर रिपीटेशन ऑफ आइटम्स आर अलाउड। ठीक है, पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं था। ठीक है ना, शायद कहीं भी रिपीटेशन अलाउड हो रहा हो, या सम ऑफ द आइटम्स आर इग्नोर्ड, या हर एक अरेंजमेंट में बोला जा रहा हो कि ये आइटम नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऐसा हो रहा हो। या ऐसा हो रहा होगा a particular object never occurs in every arrangement। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हर एक अरेंजमेंट में कभी भी नहीं आता होगा, ऐसी कुछ कंडीशंस होंगी। और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ अटेंशन में, थिंक अबाउट द सिचुएशन, हैंडल द गिवन कंडीशन फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही अचानक से आपको आंसर नहीं देना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपने तुरंत हिचकिचाहट में उसका आंसर दे दिया। नो, सबसे पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए इत्मीनान से। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में करते थे ना, हम दी गई कंडीशन को पहले हैंडल करते थे, वैसे यहाँ पे भी करना है। हैंडल द गिवन कंडीशन फर्स्ट, टेक अ पॉज आफ्टर हैंडलिंग द गिवन कंडीशन। जैसे ही आप कंडीशन को हैंडल करोगे, अभी हम करेंगे तो देखेंगे सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है, दी गई कंडीशन को हैंडल करिए और उसके बाद एक छोटा सा पॉज लीजिए, वेट करिए, और फिर बची हुई जॉब को कंप्लीट करिए ताकि पूरी जॉब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे नोट किया, टेक अ पॉज आफ्टर हैंडलिंग द गिवन कंडीशन, नाउ डू द रिमेनिंग जॉब टू कंप्लीट द होल जॉब। नेक्स्ट देखिए, मेक अ पिक्चर ऑफ द सिचुएशन इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, कभी कभी हमको ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे, जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी हम बेहिचक पिक्चर एक बनाएंगे, जिससे हमें क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अचानक से आंसर नहीं देना है, अगर जरूरत हो तो आप पिक्चर भी उस क्वेश्चन की बना सकते हो। और एक ये पॉइंट है, अभी इसको डिस्कस करता हूं मैं, और ये हमको पहले से पता है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन एन फैक्टोरियल वेज। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये 3 बॉयज है, 1 2 3 बॉयज है। ठीक है, अब ये आपस में भी अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने, 3, तो 3 फैक्टोरियल से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। कैसे, ये लड़का इधर आ सकता है, ये इसकी पोजीशन ले सकता है, या फिर ये लड़का इधर आ सकता है, ये इसकी पोजीशन ले सकता है, या फिर ये लड़का इधर आ सकता है, ये इसकी पोजीशन ले सकता है। तो इस तरीके की चीजें हमने पहले की हुई हैं, ये हमको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। इफ 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज कम टुगेदर, देन टेक देम टुगेदर एंड कंसीडर देम एज वन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे कि देखिए इस तरीके से मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 1 2 3 और ये देखिए 4 हो गया। ऐसा ध्यान से देखिए, जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ना कि ये वाला मार्कर, ब्लैक मार्कर, और ये पेन ड्राइव जो मेरे पास है, ये पेन ड्राइव है, ये हमेशा साथ साथ आने चाहिए, अगर ऐसा बोला जाए। ठीक है, तो ये मार्कर और ये पेन ड्राइव अगर बोला जाए, ये दोनों साथ साथ आने चाहिए। तो कोई भी ऐसे 2 ऑब्जेक्ट या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो साथ साथ आ रहे हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट जैसा आप ट्रीट करोगे। तो आप इसके लिए ना एक ही प्लेस बनाएंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट जैसा आप ट्रीट करें, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। बिकॉज देखिए ये वाला, ये पेन मैंने बना दिया, ठीक है, और ये वाला पेन मैंने ये बनाया है। अब देखिए ये 4 ऑब्जेक्ट है, बट हमेशा कंडीशन क्या गिवन है, ये दोनों एक साथ आने चाहिए। तो भाई यहां आए, चाहे यहां आए तब भी एक साथ रहेंगे, और चाहे इन दोनों के बीच में आए तब भी एक साथ रहेंगे। ठीक है ना,
अब ये वाला पेन इधर जा सकता है, ये वाला पेन इधर आ सकता है, इस तरीके से बहुत सारे अरेंजमेंट हो गए। बस देखने वाली बात ये कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ रहते हैं, इसलिए इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं एक ऑब्जेक्ट मान के चलता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आपको हाँ कंसीडर देम एज वन ऑब्जेक्ट। और क्या ध्यान रखना है, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट है तो 2 फैक्टोरियल, n ऑब्जेक्ट है तो n फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं आपस में, 2 ऑब्जेक्ट्स है तो 2 फैक्टोरियल वेज में। देखिए ये पहला तरीका अरेंज करने का, अभी भी ये दोनों साथ साथ हैं, और ये दूसरा तरीका अरेंज करने का, अभी भी ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ हैं, ठीक है। अच्छा कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन, इसमें भी ध्यान रखना है, कभी कभी ये दोनों आपस में अरेंज नहीं होते, मतलब बोला जाता है इस तरीके का होगा कि मार्कर हमेशा पेन ड्राइव के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, या पेन ड्राइव हमेशा मार्कर के राइट हैंड साइड में रहेगी, तब ये आपस में अरेंज नहीं हो सकते, नो, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप एक ऑब्जेक्ट अज्यूम करोगे, बट आपस में दोनों को अरेंज नहीं करोगे, बिकॉज कंडीशन क्या है कि पेन ड्राइव ऑलवेज कम्स नेक्स्ट टू द मार्कर, पेन ड्राइव हमेशा मार्कर के बाद में आती है, बस। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो पेन ड्राइव कहां मार्कर के बाद में आ रही है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो साथ साथ लिए गए उसमें भी कोई कंडीशन लगाई गई हो कि पेन ड्राइव ऑलवेज कम्स नेक्स्ट टू मार्कर, ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप उसको 2 फैक्टोरियल वेज में आपस में अरेंज नहीं कर पाओगे, आप उसका एक ही तरीका, बस ये तरीका है, ये तरीका नहीं है उसका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इन सब बातों को ध्यान रख के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, ठीक है। तो फटाक से मैंने यहाँ पे पेंसिल लिखा, पेंसिल के लेटर लिखे मैंने P E N C I L, पेंसिल मैंने लिखा। अब इनके लेटर्स को लेके मेरे को अरेंजमेंट करके वर्ड्स बनाने, बट चलिए कंडीशन देखते हैं, कहीं कंडीशन तो नहीं दी हुई कुछ। In how many ways can the letters of the word pencil be arranged so that, number 1 देखिए, and always next to E। ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है and always next to E, और पार्ट 2 में क्या बोल रहा है and E always together। देखिए n और e का साथ होने का मतलब है, जो पार्ट 2 है, कि वो इस तरीके से भी साथ हो सकते हैं या तो इस तरीके से भी साथ हो सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है ना। en का साथ होने का मतलब है, जैसे मैंने पेन ड्राइव और मार्कर का एग्जांपल दिया था, en साथ होने का मतलब है इस तरीके से भी en साथ हो सकता है और इस तरीके से भी en साथ हो सकता है। बट फर्स्ट कंडीशन जो है वो बोला जा रहा है n ऑलवेज नेक्स्ट टू e, मतलब n हमेशा e के बाद में आना चाहिए, मतलब ये नहीं चलेगा फर्स्ट वाला, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखिए n ऑलवेज नेक्स्ट टू e, मतलब n साथ साथ आना चाहिए बट n e के बाद में आना चाहिए। तो देखिए n जो है वो e के बाद में आता है, तो ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे, तो ये दोनों कैसा बिहेव करेंगे, देखिए मैंने क्या यहाँ पे नोट किया, if 2 or more objects always come together then take them together and consider them as one object। तो इन दोनों को मैं क्या अज्यूम करके चलूंगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा भाई इस बात का, ठीक है। यस, अब तो ये दोनों तो एक ऑब्जेक्ट हो गए, मन हो तो आप, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे बंद कर लिया। अब मेरे पास क्या क्या बचा है, P बचा है, ठीक है, और मेरे पास क्या बचा हुआ है, E N तो एक साथ आएगा, C बचा हुआ है मेरे पास, I बचा हुआ है मेरे पास, और L। अब देखिए अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2, ये केवल एक ऑब्जेक्ट है, 2 3 4 5, आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, मैं 5 प्लेसेस बना लेता हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 ऑब्जेक्ट्स को, तो 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके, तो आंसर है 5p5। याद है ना आपको, n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट पूरे लेकर अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, npn। आपको नॉर्मल फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, npr होता है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं टेकन r एट अ टाइम इज गिवन बाय
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, ध्यान दे जरा। तो हाँ, और ये en को आपस में क्या हम अरेंज कर सकते हैं, नो, इनके अरेंजमेंट का केवल कितना तरीका है, केवल एक तरीका है, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, बिकॉज ne इज नॉट अलाउड इन क्वेश्चन नंबर 1, इन पार्ट नंबर 1। तो देयर आर टोटल 5p5 मींस 5 फैक्टोरियल, तो देयर आर टोटल 120 वेज, ध्यान रखना है आपको। और मन हो तो आप एक और काम कर सकते हो, देखो कैसे, आप इसको, ये जो en है ना, ये देखिए P, और en को आप सोच लो एक स्माइली से, ऐसा, ये स्माइली जो है वो en, ऐसा सोचो, तो en की जगह आप स्माइली बना लो ऐसा, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, पांच ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, 5 वेज। सेकंड प्लेस को फिल करने के, लेट अस से दैट P यहां पे चला गया, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लेट अस से C यहां पे आ गया, C इज नॉट अवेलेबल। थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 3 वेज, इसी तरीके से 2 वेज, ये हम पहले भी कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मन हो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लो, मन हो तो आप परम्यूटेशन के फॉर्मूले से कर लो, कैसे भी कर लो। चलिए अब देखिए पार्ट 2 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पार्ट 2 में क्या बोला जा रहा है, पार्ट 2 में बोला जा रहा है n and e always together, n और e एक साथ साथ आते हैं, यहाँ पे कोई ठीक है साथ साथ आते हैं, बट उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी कि n e के बाद आता है या n e से पहले आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि p और ये e n फिर से एक ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, CIL, तो EN भी चलेगा और NE भी चलेगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी प्लेसेस बना लेंगे, EN की बात में करूं या मैं NE की बात करूं, ये कैसे ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट जैसा। तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 प्लेसेस बना लेता हूं मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए, 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने के उतने ही तरीके हैं, बट 5 फैक्टोरियल वेज है, बट आप क्या देखते हो, en को आपस में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। जैसे ये नहीं था मार्कर और पेन ड्राइव, ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका, अभी भी साथ साथ आते हैं, अभी भी साथ साथ आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 फैक्टोरियल से, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि e और n का आपस में अरेंजमेंट होने के कितने तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, देखिए P E N C I L, या तो ऐसे ऑब्जेक्ट है आपके पास या तो ऐसे ऑब्जेक्ट है, P N E C I L। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस, इसमें E N आता है, इसमें N ही आता है, ठीक है। तो आंसर हमारा आ रहा है 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे 240 मिलेगा। और फिर से देखिए 240 कैसे मिल सकता है, और की हेल्प से आप सोचोगे भाई या तो इन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होगा या तो इन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होगा। तो देखिए ये जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, 5 फैक्टोरियल वेज में, है ना, बिकॉज 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 5 में से टेकन 5 एट अ टाइम इज गिवन बाय 5 फैक्टोरियल। और देखिए और लगा हुआ है, और का मतलब याद होगा आपको क्या होता है, प्लस, तो और लगा हुआ है जिसका मतलब प्लस होता है, या तो ऐसा अरेंजमेंट होगा, ठीक है। देखिए P अभी वैसा ही है, C अभी वैसा ही है, I अभी वैसा ही है, L अभी वैसा ही है, बट ये वाला जो ऑब्जेक्ट En था ना, ये चेंज होके क्या हो गया, Ne। तो अभी भी 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स है, 5 ऑब्जेक्ट को 5 डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस करने के कितने तरीके होते हैं, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल और लगा हुआ, या तो ऐसा अरेंजमेंट होगा या तो इनकी हेल्प से अरेंजमेंट होगा, या तो इनकी हेल्प से अरेंजमेंट होगा। तो 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल।
तो ये हो जाएगा 240। ऐसे भी कर सकते हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आपने देख लिया होगा और इसको आपको ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। ठीक है, बना लेते हैं। E Q U A T I O N इक्वेशन। कितने वर्ड्स है टोटल मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पोजीशंस बना लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सो दैट पार्ट 1, द वर्ड बिगिंस विद E। द वर्ड बिगिंस विद E। तो ध्यान रखें, वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए? तो पार्ट 1 में सॉल्व कर रहा हूं। वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए? E से। तो देखिए, E को मैंने फिक्स कर दिया, ध्यान दीजिए, E को मैंने फिक्स कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हैंडल द गिवन कंडीशन फर्स्ट। तो गिवन कंडीशन क्या है? E कहां पे आना चाहिए? शुरुआत में आना चाहिए। तो कंडीशन मेरी हैंडल हो गई। अब आगे क्या लिखा था मैंने? टेक अ पॉज, वेट करिए, आफ्टर हैंडलिंग द गिवन कंडीशन नाउ डू द रिमेनिंग जॉब टू कंप्लीट द होल जॉब। अब रिमेनिंग जॉब हमारी क्या है? तो आंसर है रिमेनिंग जॉब ये है कि टेक अ पॉज, पॉज लिया हमने एक छोटा सा, और ये रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 रिमेनिंग 7 प्लेसेस है मेरे पास। और रिमेनिंग 7 प्लेसेस को नाउ ई इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ई हैज ऑलरेडी बीन फिक्स एट फर्स्ट पोजीशन। नाउ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को मेरे को 7 डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस करना है। ठीक है, तो आप मन हो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते हो कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 7 वेज हैं। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 वेज हैं। कोई एक लेटर यहाँ पे चला गया तो सेकंड प्लेस को फिल करने के 6 वेज हैं। कोई एक लेटर से टी यहाँ चला गया तो थर्ड प्लेस को फिल करने के 5 वेज हैं, एंड सो ऑन टू। तो आप बोलोगे कि ये रिमेनिंग जो 7 प्लेसेस हैं इनको फिल करने के 7 फैक्टोरियल वेज हैं, या आप इस तरीके से बोलोगे, ये देखिए यहाँ पे पॉज लिया हुआ मैंने, ध्यान रखना जरा। ठीक है, या रिमेनिंग 7 प्लेसेस को 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से फिल करने के कितने वेज होते हैं? तो 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 7 positions is given by 7p7, या arrangement of 7 distinct object taken 7 at a time is given by 7p7 which is 7 factorial। ध्यान दे जरा, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? देयर इज ओनली वन वे ना, कि वहां पे केवल ई आएगा और कोई नहीं आएगा। तो देयर, ध्यान दीजिए जरा फिर से एक बार, ये 7 फैक्टोरियल वेज जो हैं ये रिमेनिंग 7 प्लेसेस को फिल करने के तरीके हैं। अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है, एज वेल एज, तो इनटू लगेगा, वी हैव टू फिल द फर्स्ट प्लेस आल्सो, एंड फर्स्ट प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है? 1 वे। तो देखिए टोटल आंसर क्या आएगा? 1 वे इनटू 7 फैक्टोरियल वे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 इनटू समथिंग, मतलब 1 इनटू 7 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे पता है कि 7 फैक्टोरियल आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट प्लेस जो है ना उसको फिल करने का एक तरीका है, कोई बात नहीं, 7 फैक्टोरियल इंटू 1 7 फैक्टोरियल ही होता है, बट आप अपना रूल्स ऑफ एंड और रूल्स ऑफ और मत भूलिए, उसको ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट प्लेस को एक तरीके से भरने के बाद नेक्स्ट प्लेसेस को भी भरना है मुझे। तो फर्स्ट प्लेस को भरने का एक तरीका एज वेल एज के लिए मैंने इनटू लगाया, और रिमेनिंग 7 प्लेसेस को फिल करने का 7 फैक्टोरियल में। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ भाई, देखिए इसको नहीं भूलना है। हालांकि ये इत्तेफाक से यहाँ पे 1 था, अगर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, तो 1 है तो कोई बात नहीं, आप रूल्स ऑफ एंड को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 इस क्वेश्चन का, द वर्ड बिगिंस, अच्छा 7 फैक्टोरियल आप सॉल्व कर लोगे ना, 7 इंटू 6 इंटू, वो आप कर लीजिएगा जो भी आएगा आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है, द वर्ड्स बिगिन विद ई एंड एंड विद एन। तो फिर से 8 पोजीशन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। First of all, handle the given condition. What is the condition? Condition is such that
वर्ड बिगिन विद ई, वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। तो देखिए, और एंड किससे हो रहा है? एन से। तो फर्स्ट प्लेस को हमेशा हम किससे फिल करते हैं? केवल ई से। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने का कितना वे है? वन वे ओनली। टेक अ पॉज, ठीक है, पॉज लिया हमने। अब एक और कंडीशन बची हुई है कि लास्ट प्लेस को फिल करने का देयर इज ओनली वन वे, एन आ सकता है वहां पे। तो देयर इज ओनली वन वे टू फिल द लास्ट प्लेस। क्या जॉब कंप्लीट हुआ है? नहीं, अभी तो कंडीशन हैंडल हमने की है, ठीक है। अब आपके पास प्लेसेस कितनी बची हुई है? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस आपके पास बची हुई है। और ऑब्जेक्ट्स कितने बचे हुए हैं आपके पास? ऑब्जेक्ट भी आपके पास 6 अवेलेबल है, बिकॉज ई इज नॉट अवेलेबल, ई फर्स्ट प्लेस पे चला गया है। एन इज नॉट अवेलेबल, एन लास्ट प्लेस पे चला गया है। नाउ 1 2 3 4 5 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और प्लेसेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 6 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 6p6 मींस 6 फैक्टोरियल। नाउ तो यहां से यहां तक अब टोटल्स का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1 एज वेल एज ये प्लेस भी फिल करनी है, फर्स्ट प्लेस फिल करनी थी, उसका वन वे ओनली, वन एक तरीका है। एज वेल एज ये रिमेनिंग 6 प्लेस भी फिल करनी, तो एज वेल एज का मतलब इनटू लगेगा 6 फैक्टोरियल। एज वेल एज लास्ट प्लेस भी फिल करनी, और लास्ट प्लेस फिल करने का कितना तरीका है? वन वे। तो आंसर इज 1 into 6 factorial into 1 which will become 6 factorial। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या बोला जा रहा है? द वर्ड बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, इसको देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है? द वर्ड बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, मतलब जो शब्द है, जो वर्ड है, वो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट से एंड भी होता है। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जॉब तो ये होगा, हम ये ढूंढते हैं कि आपको पता है इंग्लिश में वॉवेल्स कौन से होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो 1 2 3 4 5 इन वॉवेल्स को छोड़कर जो कुछ भी बचेगा वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो चलिए जरा कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करते हैं। इक्वेशन वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट हैं देखते हैं। ई है क्या? नो। क्यू है? यस, क्यू। यू है? नो। ए है? नो। टी है? यस। आई? नो। O, no, and yes. So there are total 3 consonants, ठीक है ना। अब ठीक है, हम 8 प्लेसेस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अब हमको कॉन्सोनेंट पता चल गया, हमारे पास 3 है, तो हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए और एंड भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। मतलब कि देखिए, जो फर्स्ट पोजीशन है ना, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, उसको हम किससे फिल कर सकते हैं? केवल कॉन्सोनेंट से। और लास्ट पोजीशन जो है उसको भी हम केवल किससे फिल कर सकते हैं? कॉन्सोनेंट से। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा हम कि यहाँ पे क्या आएगा, क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट। और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट। मतलब कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मतलब क्यू, टी और एन की अगर मैं बात करूं, तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात करता हूं, तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास रिलेटेड टू कॉन्सोनेंट्स? 1 2 3, यस 3। तो फॉर कॉन्सोनेंट्स, ये स्पेलिंग आप देख लेना जो भी है। फॉर कॉन्सोनेंट्स ध्यान दे, फिर से कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। प्लेसेस कितनी अवेलेबल है इनको फिल करने के लिए? 1 2 प्लेसेस अवेलेबल है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कंडीशन हैंडल कर ली? यस, हमने कंडीशन हैंडल कर ली।
तो आपने कंडीशन हैंडल कर ली, बट क्या जॉब कंप्लीट हुआ है? तो आंसर है नो, अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एज वेल एज वी हैव टू फिल द 1 2 3 4 5 6 रिमेनिंग प्लेसेस। ये जो 6 रिमेनिंग प्लेसेस हैं इनको भी हमको फिल करना है, ठीक है। और इन 6 रिमेनिंग प्लेसेस को फिल आप कौन से ऑब्जेक्ट से कर सकते हो? तो इनको हम कर सकते हैं वॉवेल्स। और वो वॉवेल्स किस में आने चाहिए? बिकॉज देखिए क्यू टी एन तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स कहाँ पे आने चाहिए? स्टार्टिंग में या तो एंड में, वो हम हैंडल कर चुके हैं, ठीक है। एज वेल एज ये जो 1 2 3 4 5 6 रिमेनिंग प्लेसेस है, इनके लिए कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं? तो ई अवेलेबल है, यू अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, आई अवेलेबल है और ओ अवेलेबल है। 5 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। हाँ, तो रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 रिमेनिंग 6 प्लेसेस हैं। और ध्यान हमको थोड़ा सा ये रखना है कि देखिए ये जो रिमेनिंग 6 प्लेसेस है ना, इनके लिए ऑब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है। हाउ मैनी objects are left to fill the remaining 6 places। देखिए अगर तो आप ये सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 इन रिमेनिंग 6 प्लेसेस को फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि वोवेल है, तो आप रॉन्ग हो। 5 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है, 6 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। कैसे? देखिए कॉन्सोनेंट्स आपके पास कितने थे? 1 2 3, ठीक है भाई। 3 कॉन्सोनेंट्स में से कोई 2 कॉन्सोनेंट्स ही तो यूज हुए होंगे। लेट अस से कि फर्स्ट प्लेस पे क्यू चला गया होगा, तो नाउ क्यू इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। और लेट अस से लास्ट प्लेस पर टी चला गया होगा, तो टी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ये जो 6 रिमेनिंग प्लेसेस हैं, इनको फिल करने के लिए 5 वोवेल्स तो अवेलेबल ही हैं, as well as आपके पास एक कॉन्सोनेंट कोई भी जो बचा होगा फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस को फिल करने के बाद, जो कोई भी कॉन्सोनेंट बचा होगा, लेट अस से n बचा है हमारे पास, तो वो भी अवेलेबल। मतलब इन रिमेनिंग 6 प्लेसेस को फिल करने के लिए आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? ई यू ए आई ओ और कोई भी एक कॉन्सोनेंट जो यहां और यहां ना आया। तो रिमेनिंग 6 प्लेसेस को फिल करोगे आप कितने तरीके से? हाँ 6 प्लेसेस को हम 6 ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से फिल करेंगे, तो उसके कितने वेज होंगे? 6p6। मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ये 3p2 हो जाएगा 6 और 6 फैक्टोरियल, तो 6 into 6 फैक्टोरियल एंड यू विल गेट 4320। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। बिकॉज ये जो रिमेनिंग 6 प्लेसेस है ना बीच में, यहाँ पे हमको ये नहीं बोला जा रहा है कि कोई कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता है, ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है ना। तो जो कॉन्सोनेंट बच गया है हमारे पास, उसका भी हम यूज करेंगे। तो ये